हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का वो पेपर जो अभी लेटेस्ट ही अ, बिहार बोर्ड के लिए आया हुआ है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको राइटिंग करनी है, यानी कि थ्योरी देने हैं। दोस्तों, तो आज उसी पेपर को लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर किस तरीके का था और पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए, किस प्रकार के क्वेश्चन आए, क्या पेपर इजी था या फिर टफ था, या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे या सिलेबस से थे, या एमसीक्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हमें एमसीक्यू मिले तो हमें आसानी होगी पेपर को सॉल्व करना, या फिर जो कोविड का सिचुएशन रहा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग इस पेपर को देखेंगे तो उसमें ये वर्थ होगा कि नहीं, कि मतलब जितना हमें पढ़ाया गया है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है या स्कूल में जितनी पढ़ाई हुई है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर सही बने हुए हैं या फिर बहुत ही हार्ड लेवल पे बनाया गया है। वैसे ये यूपी बोर्ड का पेपर तो नहीं है, लेकिन ये जरूर ही कहीं ना कहीं आपको आपके सिलेबस से इंटरेक्ट कराएगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील कराएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, आपको अपनी तैयारी में और भी कुछ सुधार करने चाहिए या फिर आप सही लाइन पे चल रहे हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यदि आप लोगों ने इस चैनल को पहले से फॉलो किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग देखेंगे पेपर में कि पेपर किस तरीके से है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब कि हमें ऐसे ही फोटो क्लिक करके मिला हुआ था, तो इसलिए हमने ऐसे ही आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर क्वेश्चन अच्छे से विजुअल नहीं हो पा रहे होंगे तो उसके लिए सॉरी, बट आप मैं प्रोनाउंसिएट कर दूंगा जिससे कि आपको ये दिख जाएगा आसानी से और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीले रंग की कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। तो जैसे दोस्तों कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि एनसीईआरटी बुक से पढ़ो या फिर आप लोग किसी साइड बुक से पढ़ रहे हो तो दोनों बुक में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कि ब्लैक कलर के लिए 0 हम देते हैं, भूरे ब्राउन कलर के लिए 1, रेड के लिए 2। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर बात करें हम लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6, यानी कि 6 हम लोग 6 नंबर देते हैं। किसके लिए? ब्लैक कलर के लिए। ब्लैक कलर के लिए जब हम ब्लैक कलर के रेजिस्टेंस के लिए, मतलब कि सॉरी बाय मिस्टेक, ब्लू कलर का, यदि ब्लू कलर कलर कोड है हमारे पास तो उसके लिए कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है वो 6 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। तो आइए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, ये है एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है, तो सबसे पहली चीज कुछ आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप बात करें पावर की बात करें तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। ठीक है, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि आप एम्पियर इंटू घंटा में बात करें, एम्पियर घंटा में बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट वाट पर सेकंड। ठीक है, वाट पर सेकंड होता है। यदि ऊर्जा की मात्रक की बात करें तो ऊर्जा जूल होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और विभवांतर की बात करें तो यहाँ पर विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, आप लोग ये सारी बातें जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वांटिटी और भी है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, और वो है आवेश यानी चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग बात करें चार्ज की, चार्ज का क्या होता है, तो आप एक चीज समझिए, ये सारी चीजें कि चार्ज का यूनिट क्या एम्पियर घंटा होता है। तो आपको पता है कि आप लोगों ने ये फार्मूला देखा होगा, Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q इक्वल टू आई टी यहाँ देखा होगा, तो आई क्या है? करंट है। करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, और टी क्या है? टाइम है। टाइम का यूनिट क्या होता है? ऐसे जनरली तो सेकंड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेंशन है हावर्स में, तो इसलिए एम्पियर इंटू घंटा, यानी ये मात्रक हो जाएगा किसका? आवेश का, यानी सेकंड नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं निम्नलिखित में से लॉरेंज बल के लिए कौन सा सही है। ठीक है, लॉरेंज बल के लिए सही क्या है, तो सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए, लॉरेंज बल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी वर्क करता है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी उस पर वर्क करता है। तो जैसे कि जनरली हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स की बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो फार्मूला हमारे पास आता है, जैसे कि हम लोग पढ़े F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एक फार्मूला ये पढ़े। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करें फार्मूला, तो F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करें तो F इज इक्वल टू क्यू भी बी, ये वैल्यू दिखाई देती है। अब कम्बिनेशन, जैसा कि हमने पहले ही बोला, लॉरेंज बल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड का कम्बिनेशन होता है। तो अर्थात हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। जहां से अब यदि आप देखो तो Q कॉमन ले लो, यानी E प्लस वी बी, ये आपको देखने को मिलेगा। अब इस तरीके का कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो आप यहाँ से देखोगे तो इस तरीके में आप फर्स्ट ऑप्शन देखो वो मैच कर रहा है, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस भी इंटू बी, जहाँ पे आप Q को अंदर भेज दीजिए, क्यू इंटू ई प्लस क्यू भी बी, ये सॉल्व हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे पहले एक छोटी सी गलती है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये जो पीडीएफ पेपर मिला हुआ था, मतलब कि जैसे कि हमें फोटो क्लिक करके वो मिला हुआ था, ये सीरियल वाइज नहीं है, नंबर वाइज नहीं है, वो थोड़ा सा आगे पीछे मिला था, तो उसके लिए हम सॉरी और तहे दिल से आप लोग से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को ऐसे ही ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मुझे पेपर एक्चुअल फॉर्म में नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैंने ऐसे ही जैसे मेरे पास प्रोवाइड हो सका मैंने वैसे ही आपको देने का प्रयास किया। ओके, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। और आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। समीकरण सही की बात करें तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन हमारा जो है, ये क्वेश्चन हमारा जो है वो है मतलब कि न्यूक्लियस एक पूरा यूनिट है, उस यूनिट में से एक चैप्टर का है, जहां पर कि हम लोग अल्फा बीटा और गामा रेज के उत्सर्जन के पश्चात इस तरीके की अभिक्रियाओं को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जैसे जनरली ये क्या होता है कि जब अल्फा बीटा एंड गामा रेज रिलीज होते हैं किसी एटम से या फिर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा किरण जब रिलीज होते हैं, तो उस कंडीशन में जब अल्फा रेज रिलीज होती है तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट आता है। तो जनरली आप लोग को ये बात पता होगी कि जब किसी एलिमेंट से, मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेज रिलीज होती है, तो अल्फा रेज रिलीज होने पर उसके वेट में एटॉमिक उसके एटॉमिक वेट में 4 नंबर का डिक्रीजमेंट आता है, और उसके एटॉमिक नंबर में, यानी कि परमाणु क्रमांक में, एटॉमिक नंबर में 2 नंबर का डिक्रीजमेंट आता है, यानी कि एटॉमिक वेट में 4 नंबर का और एटॉमिक नंबर में 2 नंबर का, यानी इतने का डिक्रीमेंट आता है, यानी इतना डाउन हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सब में हीलियम एटम ही निकला हुआ है, सब में हीलियम एटम ही निकला हुआ है, सब में हीलियम एटम निकला हुआ है, यानी कि जितने भी हमारे इनिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हीलियम एटम रिलीज कर गया, यानी डिसोसिएट हो गया, टूट गया, बिखर गया। तो आप इतना समझ सकते हो कि 92 यूरेनियम 238 है, यानी जो एलिमेंट हमारे पास है, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको बता दें, 92 यूरेनियम 238 है। ठीक है, 92 यूरेनियम 238 है, तो 92 यूरेनियम 238 ये जो हमारे पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट को जब हम डिसोसिएट करेंगे, यानी कि जब इसमें से अल्फा रेज रिलीज होगी, तो ये एक अल्फा रेज को जब रिलीज करेगा तो अपने अंदर से 2 एलिमेंट यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल्स जो बात करें, अल्फा पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2He4, जैसा कि आप लोगों ने जानते भी हैं। ठीक है, 2He4 ये एलिमेंट होता है जिससे वो रिलीज करता है, किस दौरान, जब उससे अल्फा रेज रिलीज होती है। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में ऐसी बात आती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उस कंडीशन में हमारे पास ये जो एलिमेंट है 92 यूरेनियम 238, जब दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो अब इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो 90 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे यूरेनियम एटम था और यहाँ भी यूरेनियम एटम है, तो ये रिएक्शन गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, अब बात ये आती है कि इन तीनों में देखेंगे तो आप थोरियम देखेंगे, इन तीनों में थोरियम है। ठीक है, आपको अभी हमने बताया कि जब कोई एलिमेंट अपने से अल्फा एटम रिलीज करता है, अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, तो उस कंडीशन में जो उसका एटॉमिक वेट होता है उसमें 4 नंबर का डिक्रीमेंट आ जाता है, यानी कि जितना भी नंबर हो उसमें 4 नंबर लूज हो जाता है। तो यहाँ 92 यूरेनियम 238 है, 238 में से एक अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद वह 238 से 234 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 239 है, यानी ये भी गलत है। इसमें 242 है, यानी ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, ये वाला, यानी 92 यूरेनियम 238 गिव राइज टू 90 थोरियम 234 प्लस 2He4, ये रिएक्शन सही है, और इस रिएक्शन को ही हम टिक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखित में बायो सेवर्ट नियम के सदिश समीकरण का स्वरूप। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ बात करें, तो बायो सेवर्ट लॉ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरली बायो सेवर्ट लॉ के लिए फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास, यानी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भाई, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने प्रूव्ड किया है। ठीक है, क्लास 10th में भी, मतलब कि अभी तो फिलहाल प्रीवियस 2 ईयर्स से ये क्लास 10th में नहीं है, लेकिन उसके पहले ये क्लास 10th में भी था, जहां हम लोग पढ़ते थे। ऐसे जनरली बात करें तो अभी भी है, लेकिन उतना डीप नहीं है, मतलब इस तरीके से प्रूव्ड नहीं होता। ठीक है, अब क्लास 12th में है, हम लोगों ने प्रूव्ड भी किया है, लेकिन बात प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन उस तरीके से मैच ही नहीं कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हम कैसे माने कौन सा सही है, मतलब किस प्रकार से सॉल्व करें, यानी कौन सा आंसर सही है। अब
अब भाई ये प्रॉब्लम हो गई। अब जैसा कि आप देख सकते हो डीबी 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 ये चारों में है, यानी म्यू नॉट अपन 4 पाई म्यू नॉट अपन 4 पाई म्यू नॉट अपन 4 पाई म्यू नॉट 4 अब म्यू नॉट अपन 4 पाई ये चारों में है। ठीक है, अब ये चारों में है तो उस कंडीशन में अब बात ये आती है कि ये चारों में ये सारी चीजें हैं। अब बात ये आती है आई 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 ये भी है सब में। ठीक है, अब बात ये आती है डीएल डीएल डीएल, बस केवल इसमें डीएल नहीं है, अर्थात ये वाला आंसर कट गया, ये वाला नहीं हो सकता। अब बात आती है इन तीनों में। अब इन तीनों में बात करें तो देखो भाई जैसा कि आपको पता है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर होता है, तो भाई इसमें भी आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर, सॉरी इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें आर क्यूब है। तो देखो भाई आपको ये पता है कि जब वेक्टर फॉर्म्स की बात करें तो उसमें एक जो यूनिट सदिश होता है, मतलब एकांक सदिश होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन कारण ये देखो आप यहाँ पे आर कैप, ये आर कैप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म्स की बात करें तो ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, या ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, सॉरी ए कैप ए बार इज इक्वल टू, या ए वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कैप अपन मॉड ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यानी ए कैप यानी कि आर का कैप अपन मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर है क्या, वास्तव में ये आर ही तो है, जब उसको कैलकुलेट करके बाहर निकालोगे तो आर की वैल्यू देगा, तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर क्यूब, यानी ये वाला आंसर हमारा सही है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन जो है ये है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो भाई देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बात करें तो फार्मूला क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फार्मूला क्या है कि आप ये पढ़ते हो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो सिंपल सी बात है, ये हमें दिख रहा है, ये आंसर बहुत ईजी सा है। ठीक है, जहाँ पे इसका यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़े ही होंगे, बहुत ईजी सा है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। जहाँ पे फार्मूला इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, और इसी को ट्रांसफर कर दिया जाए तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाता है, जैसा कि अभी आपको पहले अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ में स्टार्टिंग में ही हमने बताया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व किस नाम होता है। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा इक्वल टू ये सिंपल सा डिफिनेशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वो सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा जहाँ पे आप गॉस थ्योरम पढ़ोगे। ठीक है, गॉस का नियम जहाँ पढ़ोगे, गॉस के नियम में, गॉस के नियम, ठीक है, जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो इस चैप्टर में गॉस का जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस के अंदर हम बात करें तो उस एप्लीकेशंस के अंदर ये क्वांटिटी यूज होती है क्या, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। एक सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, और एक दूसरा और यूज होता है, वो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं और उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा यदि आपको वो फार्मूला याद होगा तो। ठीक है, और यदि आपको नहीं याद होगा तो एक बार आस्क कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वहां पे मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है गोली संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो गोली संधारित्र की धारिता की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यदि कोई सर्कल है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इस कंडीशन में इसका कैपेसिटर जो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है जनरली, ये हम लोगों ने प्रूव किया है, यानी कैपेसिटर जब चैप्टर खोलोगे उस चैप्टर का पहला ही टॉपिक है कैपेसिटर ऑन ऑफ ए सर्कुलर सरफेस। ठीक है, या सर्कुलर शेप। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो भाई ये चारों ऑप्शन में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, कौन सा आंसर हमारा सही होगा। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो ये तीनों चारों ऑप्शन अलग अलग है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज आप लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा वन डे ग्राफ जनित्र। ठीक है, वन डे ग्राफ जनित्र आप लोगों ने वन डे ग्राफ जनित्र पढ़ा होगा, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा वन डे ग्राफ जनित्र के अंदर दो सर्कल लेते हैं, एक की रेडियस स्मॉल आर लेते हैं, एक की रेडियस कैपिटल आर लेते हैं। उस कंडीशन में दोनों की जो जब दोनों की आप पोटेंशियल वैल्यू निकालते हो तो भी एक को भी मान लो, एक को भी मान लो, तो भी प्लस भी निकालते हो, यानी कि दोनों की पोटेंशियल वैल्यू जब होगी वो भी मतलब कि एक की भी होगी या दूसरे की भी होगी, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो भी माइनस भी होगा, यानी उस कंडीशन में क्या होगा, वी माइनस वी ए। और वी माइनस वी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, वी मतलब वी की वैल्यू और सॉरी वी की माइनस वैल्यू और माइनस वी की वैल्यू अब कितनी आती है। तो देखो भाई अब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो पूरे को हम नहीं बताएंगे। हाँ, ये आप जान लो कि ये बराबर किसकी होती है, तो ये बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। अब बात ये आती है कि किसको हम पहले ले रहे हैं। ठीक है, अब किसको पहले ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्क्राइब होगा, मतलब कि मान लीजिए कि हम छोटे वाले गोले के लिए रेडियस स्मॉल आर मानते हैं और बड़े वाले गोले के लिए रेडियस कैपिटल आर मानते हैं, तो उस कंडीशन में ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, और ये चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा कि 1 बाई आर माइनस 1 बाई स्मॉल आर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये ऐसा बन जाएगा तो उस कंडीशन में आपको पता है कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, आर माइनस कैपिटल आर अपान आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इस कंडीशन में आप लोग को ये फार्मूला पता होगा
भी इज इक्वल टू, सॉरी एक मिस्टेक वहां पे हो गया, हमने क्यू छोड़ दिया। भी इज इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे, भी इज इक्वल टू सी बाई, सॉरी भी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, दोनों को आप यदि इक्वेट करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस कैपिटल आर अपान स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, जहां से क्यू कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई सी है, हमें क्या चाहिए, सी इक्वल टू चाहिए, तो हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं, तो सी इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपन स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। अब आप इसे देख के समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो इसमें सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चारों आंसर मैच कर रहे हैं। अब उसके अलावा क्या चाहिए, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ये वाला मैच कर रहा है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ये वाला मैच कर रहा है, और नीचे आर माइनस आर। अब ये आर माइनस आर, यहाँ आर प्लस आर हो गया तो ये कट गया, ये भी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो धारा घनत्व जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का सिंपल सा फार्मूला है कि J इक्वल टू आई अपन ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, यानी कि J इज इक्वल टू आई अपन ए। ठीक है, अब यहाँ पर यदि इसके यूनिट्स की बात कर ले तो आई और ए, आई क्या है, करंट है, ए क्या है, एरिया है, तो आई यानी एम्पियर हो जाएगा, एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है। मोटिबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी, मोबिलिटी की बात करें तो इसी चैप्टर में है, जिस चैप्टर में आप धारा घनत्व तो पढ़ेंगे, उसी चैप्टर का ये टॉपिक है गतिशीलता। उस चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू वी डी अपन ई, ये फार्मूला होगा। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली चीज आप समझ लो कि ये चैप्टर मतलब कि इस क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन को हम ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब डेरिवेट करके वो फार्मूला डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अभी के लिए फिलहाल हम कुछ चीजें बता रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग को चाहिए कि नहीं इस टॉपिक को पूरा डिस्क्राइब करके दीजिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर उस टॉपिक को पूरा ही डिस्क्राइब करके एक वीडियो बना के डाल दिया जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सबसे पहली चीज कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट इक्वल टू 1 सेकंड वोल्ट इनवर्स, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट पर सेकंड इनवर्स, 1 वाट इक्वल टू 1 फोर्स मतलब कि फेरेड सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें सही कौन सा है, वाट यानी पावर, P इज इक्वल टू W बाई T। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने देखा है। अब उस कंडीशन में, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये फार्मूला आप लोगों ने देखा है। अब इसके अकॉर्डिंग P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P क्या है, पावर है जिसका यूनिट वाट होता है। अब W क्या है, वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और अपान में टाइम, टाइम का सेकंड, तो यानी क्या बनेगा, जूल पर सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्या बनेगा, जूल पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, ये वाला आंसर सही है, बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, उस अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसके सोल्यूशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज कि पृथ्वी के पृष्ठ पर मतलब कि कितना वैल्यू होता है, यानी द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि देखो भाई ये बी है क्या, ये बी की बात करें तो बी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि पृथ्वी की सतह पर मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता कितनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो सबसे पहली चीज यदि आप सर्च करोगे आंसर के अंदर, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन कितनी होती है ये, मतलब देखो जैसे ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, मतलब 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -5, तो ये आंसर सही है। ठीक है, 10 टू पावर -5 टेस्ला होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी है, थोड़ी सी आगे है। ठीक है, तो यदि आप उसे जानना चाहते हो तो ठीक ठीक, नहीं जानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इतना सा काम हो जाना है फिलहाल। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। तो आइए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे देखते हैं सॉरी आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यदि हम लोग बात करें इसमें, तो धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो देखो भाई आप लोगों ने ये पढ़ा है, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, यानी टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, आप लोगों ने ये पढ़ा है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, यदि उस कुंडली में जो जिस भी कुंडली की बात कर रहे हैं, जिस भी कॉइल की बात कर रहे हैं, उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्निंग मतलब, या आप सीधे सीधे नंबर ऑफ रोटेट ऑफ वायर या फेरों की संख्या, तार में फेरों की संख्या की बात करें, यदि वो कैपिटल एन हो तो उस कंडीशन फॉर्मूले में क्या चेंज जाता है, एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो जाता है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे टाउ मैक्स की बात कर ले तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू हो जाता है एन
NIAB sin थीटा। अब यहाँ से कंपेयर करा के हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू। चुंबकीय आघूर्ण किस रिप्रेजेंट होता है, तो आपको पता ही कि वहाँ बुक के अंदर आप देखोगे तो वहाँ कैपिटल एम लिखता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एम है, हम भी स्मॉल एम ही लिख लेंगे। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, NIA। क्या होता है, NIA। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी ये सी वाला आंसर हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए ये अलग से हमने लिखा हुआ है, जो जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ नहीं था, मतलब ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये हमने लिखा हुआ है अलग से। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। गैल्वेनोमीटर नियतांक यानी कि I इज इक्वल टू सी अपन NBA इंटू थीटा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में थीटा कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो उस कंडीशन में सी अपन NBA, तो यानी ये वाला आंसर हमारा सही होगा। किसके लिए, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में भाई ये वाला क्वेश्चन अभी हिंदी वाला क्वेश्चन मतलब क्या आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि द परमिटिव ऑफ द फ्री स्पेस इज, मतलब कि देखो आप सिंपल सी बात समझो कि मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो आप यहाँ देख लो 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू पावर 12, 8 पॉइंट, सबसे पहली चीज तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। आपको क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 12 होता है, तो माइनस 11 है, प्लस 11 है और प्लस 12 है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। अब बचा यही आंसर, ये सही है। ठीक है, क्योंकि तीनों में यूनिट वही है, न्यूटन फोर्स अपन मीटर। ठीक है, अब अगली बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब होता क्या है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस संरचना को हम द्विध्रुव कहते हैं, तथा उनमें से कोई एक आवेश, उनमें से कोई एक आवेश तथा उनमें से कोई एक आवेश तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू 2QL होता है, अर्थात इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया जाए तो 2QL कहलाता है। अब 2 एक नंबर है जिसमें तो किसी भी प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं होंगी। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग बात करें तो उस कंडीशन में क्यू क्या है, क्यू जो है चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट गुलाम होता है, और एल क्या है, लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर होता है। अब इसमें से कौन सा यूनिट आपको सही लग रहा है, तो बी एकदम करेक्ट लग रहा है, वहां लग क्या रहा है, वही होना ही चाहिए। ठीक है, वही आंसर हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगला कूलॉम नियम का सदिश स्वरूप, जैसा कि अभी उसके पहले हम लोगों ने बात किया, ये होगा, सिंपल सी बात है, यानी फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है, आग बंद करके आंसर। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16 शक्ति गुणांक के बराबर होता है। तो भाई देखो यहाँ पे शक्ति गुणांक जो होता है वह किसके बराबर होता है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो ये R/Z के बराबर होता है। ठीक है, पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर R/Z के इक्वल होता है। ठीक है, अब LR परिपथ में कलांतर क्या होता है। LR परिपथ में कलांतर की बात करें तो जैसा कि कलांतर, कलांतर यानी फाई की बात हो रही है। ठीक है, फाई की बात हो रही है, तो सबसे पहली चीज यदि आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इस सर्किट को पढ़ा होगा, LR सर्किट। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर LC सर्किट भी है, LR सर्किट भी है, LCR सर्किट भी है, RL सर्किट भी है। ठीक है, और RC सर्किट भी है। तो इस कंडीशन में फाई जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलांतर। क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। अब बात ये आती है कि उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा tan फाई, tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपान आर, एक्सएल अपान आर। आर क्या है, प्रतिबाधा, यानी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। और अब एक्सएल बाई आर, अब बात ये आती है कि एक्सएल बाई आर तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो आपको ये बता दें कि एक्सएल जो होता है वह ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू एल के। तो यानी टेन फाई जो होगा वो बराबर होगा ओमेगा बाई एल अपान आर, सॉरी ओमेगा इंटू एल बाई आर के। अब यहाँ से हमें फाई चाहिए, क्योंकि फाई के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। अब आप देख के बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो ये साइन वाला तो हो नहीं सकता, कॉस वाला हो नहीं सकता, टेन में दो बचे हैं, एक ओमेगा एल बाई आर है, एक आर बाई ओमेगा एल है, तो ये भी हो ही नहीं सकता, ये वाला आंसर हमारा परफेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलिए अगले चैप्टर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात जो होता है वो VS/BP होता है, जो कि आप जब चैप्टर्स को ओपन करेंगे तो चैप्टर के अंदर आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा VS/BP। इसके बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल्स में है, लेकिन हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा उसे। ठीक है, अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद भी अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है विभवमापी के दो उपयोग। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, विभवमापी के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो पहला चीज कि विभवमापी यानी विभव को मापने का कार्य करने वाला यंत्र ना, तो पहला उपयोग तो यही है, दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं इसकी सहायता से। क्या कर सकते हैं, दो सेलों के दो सेलों के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक
बलों की तुलना कर सकते हैं। किसकी? विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। सॉरी, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। तुलना करने में एक एक उपयोग तो ये हो गया, और दूसरे उपयोग की बात करें यदि हम लोग, तो किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, किसी प्राथमिक सेल, सॉरी, किसी प्राथमिक किसी किसी प्राथमिक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, प्रतिरोध ज्ञात ज्ञात करने में ये दो उपयोग हैं करने में। ठीक है, इनके दो उपयोग इस तरीके से, अभिमापी के दो उपयोग, पहला दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, दूसरा किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। ठीक है, इस तरीके से हम इसके दो उपयोग, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला, प्रतिरोधों के समांतर क्रम समायोजन से क्या समझते हैं? समांतर क्रम समायोजन की बात करें तो सबसे पहली चीज, इसमें बहुत सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यही हो सकती है कि आप आराम से इसको पहले प्रूव करिए, जिसके लिए फार्मूला आता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट, ये फार्मूला आता है। ठीक है, किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समायोजन को समझाइए, तो ये फार्मूला होता है, पहली कंडीशन। अब इसके बारे में समझाना है तो भाई इसको प्रूव कर दो। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आराम से इसको प्रूव करो। प्रूव करने के बाद, अब प्रूव करने के बाद आप इसके बारे में क्या और क्या बता सकते हो? तो प्रूव करने के बाद इसके बारे में आप बता सकते हो कि इसके साथ भी और आई का क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि इस कॉम्बिनेशन में किसी दो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन वैल्यू होगा वो कभी भी किसी सिंगल रेजिस्टेंस के वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमेशा ही छोटा ही होगा। यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन सेल होगा, मतलब कि इनका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो होगा वो सिंगल रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस के वैल्यू से कभी भी इंक्रीमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, चुंबक की अच्छी स्थिति से आप क्या समझते हैं? चुंबक की अच्छी स्थिति के लिए यदि बात करें तो चुंबक की अच्छी स्थिति में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जब ये इंड ऑन पोजीशन होता है तो उस कंडीशन में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला जनरेट होता है वह बी इज इक्वल टू जनरेट होता है। ठीक है, क्या जनरेट होता है तो अभी देख लेते हैं बी इज इक्वल टू क्या जनरेट होता है। तो बी इज इक्वल टू जनरेट होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला जनरेट होता है किसके लिए? जब चुंबक अच्छी स्थिति में हो तब के लिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। अब ये बात की सर आप ये मिटा क्यों रहे हो लिख लिख के, तो भाई मिटाने का रीजन ये है कि क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के नहीं है जिसे सॉल्व करके हम आगे जा सके, तो इसलिए हमें मिटाना पड़ रहा है। अब विद्युतीय विभव की परिभाषा बताइए। तो विद्युतीय विभव की परिभाषा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन चाहिए हमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या होती है? जब किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु से या किसी अनंत बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यदि आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, यूनिट चार्ज है, वो कहाँ पे है? इन्फानाइट पे है, उसको हम उठाकर कहाँ ला रहे हैं? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं तो उस कंडीशन में जब इस चार्ज को उठा के आप लाओगे यहाँ से, तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होगा, इस वर्क और चार्ज वैल्यू का जो रेशियो होगा उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको सिंपल सी बात है कि पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके फार्मूले को डिस्क्राइब करना है, और इतना में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हो? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज की वर्ण विक्षेपण होता क्या है? सिंपल सी यही डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक प्रिज्म बनाएंगे, प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट पास करेंगे, जिसके बाद वो मतलब अपने जो उसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कलर्स हैं, उसमें टूट जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम पास कराते हैं तो उस कंडीशन में जब किसी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से पास कराते हैं, ये हमारा प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हम एक श्वेत कलर पास कराएंगे, तो उस कंडीशन में ये पास होने के बाद अलग अलग कलर में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी को? यदि यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आइए
देखते हैं अगले क्वेश्चन को यहीं पर फिर से इरेज करना पड़ेगा क्योंकि भाई यहीं पे सेम क्वेश्चन है। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं इसके आगे, वो भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी कॉर्नर से डेविएट हो जाती है, मतलब कि लाइक दैट, जैसे कि आप किसी होल को देखते हो तो उस होल के कॉर्नर्स पे, मतलब कि होल, जैसे कोई होल है, उस होल से लाइट पास हो रही है तो उस होल के कॉर्नर्स पे कुछ लाइट डेविएट होती रहती है, मतलब कि फैलती रहती है, जिसके जिसके कारण कि उसके कॉर्नर्स लाइटेड होते हैं, ब्राइट होते हैं, चमकते रहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश इस घटना को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं अल्फा किरणों के दो गुणों की। तो अल्फा किरण के दो गुण की बात करें तो अल्फा कण के दो गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो यदि हम इसमें पहला गुण की बात करें तो अल्फा कण का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग से कम होता है, वाली कंडीशन। यानी कि अल्फा कण का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग से कम होता है। कितना कम होता है, तो नियर अबाउट 1/10 से भी कम, मतलब कि प्रकाश का वेग जो होता है उसका 10th पार्ट कर लो, मतलब उसके 10 भाग कर लो, उस 10वें भाग के बराबर होता है अल्फा कण का वेग, ठीक है, वाली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन की बात करें तो अल्फा कण जो होता है वह किसी भी गैस से गुजरने पर, कोई भी गैसियस मीडियम से यदि उसे आप पास कराते हो तो पास कराने के बाद वह वहां से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अर्थात वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, जिसके कारण कि वहां पर जो गैसियस मीडियम होती है वो आयनित हो जाती है। क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई वहां से इलेक्ट्रॉन्स को क्यों निकाल देता है, तो आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेबल होता है, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव चार्जेबल है तो उस मीडियम से गुजरेगा तो नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में वहां से नेगेटिव पार्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके साथ बाहर निकल आएगा। जब बाहर वहां से निकल आएगा तो उस कंडीशन में वह जो मीडियम है वह मीडियम कैसा हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस अभी तक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के साथ वो मीडियम पूरा न्यूट्रल था, लेकिन जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हमने विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉ करने के बाद वहां पे क्या क्या इंक्रीमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हो गया। अब प्रोटॉन के इंक्रीमेंट के कारण वह जो मीडियम था वो क्या हो गया, आयनित हो गया, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये पूरा मीडियम क्या हो गया, आयनित हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यदि हम लोग बात करें तो अगले क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करेंगे बाइनरी सिस्टम नंबर, ठीक है। बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है, तो भाई देखो बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी सिस्टम का मतलब ही है कि डिजिटल, यानी कि वह सिस्टम जहां पर 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग बात किया जाए, यानी बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बात किया जाए, अर्थात कि ऐसा सिस्टम जहां पर कि दो ही इनपुट्स हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बाइनरी सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको बताया गया होगा कि 0 या 1 ऐसे यूपी बोर्ड के सिलेबस के अंदर। तो ये सिलेबस यदि आप देखते हो तो ना तो पूरा सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि आएगा, ना ही ये लिखा हुआ है कटा है, ठीक है। तो बहुत ही डाउटेड है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, बट बहुत ही छोटा सा और नॉर्मल सा टॉपिक है, आप देख लीजिएगा, जिसके अंदर की एंड गेट, नैंड गेट, नॉन गेट, नॉर गेट, ठीक है, ये सारे गेट आते हैं। तो इस सभी गेट के बुलियन व्यंजक क्या होते हैं और ट्रुथ टेबल क्या होते हैं, यानी सत्ता साड़ी क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि इन द केस आता है एग्जाम में तो कंफर्म है कि कम से कम 2-4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि बहुत ही इजी से क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर दे के जाएंगे हमको, ठीक है। आप एक बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए। तो भाई चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो जैसा कि अभी इसके पहले हम लोगों ने बात किया एम के बारे में, यानी जहां पे हम लोगों ने लिखा था टाउ बराबर NIAB sin थीटा, और वहीं पर हमने लिखा था M इक्वल टू NIAB, तो वहां M क्या था, चुंबकीय आघूर्ण था। यहाँ पर भी उसकी परिभाषा ही देंगे, तो उसकी परिभाषा देने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज कर सकते हैं कि यानी टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा, ठीक है, यानी टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा। अब बात ये आती है कि टाउ बराबर MB sin थीटा इस फार्मूले से डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि भाई थीटा आएगा ना, उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, टाउ मैक्स, और जब आप टाउ मैक्स निकालोगे तो आपको मिलेगा MB। क्यों, क्योंकि जब टाउ मैक्स की बात होगी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और sin 90 की वैल्यू होती है 1, उस कंडीशन में टाउ मैक्स इक्वल टू MB। अब इस कंडीशन में हमें M फाइंड करना है तो M इज इक्वल टू हम लिखेंगे टाउ मैक्स अपॉन B, ठीक है, टाउ मैक्स अपॉन B, और इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन अपने अपने अनुसार बना सकते हैं। कभी भी डेफिनेशन रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने हिसाब से आप बनाइए और उसे लिखते रहिए, ठीक है। अगली बात करेंगे नमन कोण क्या होता है। तो उत्तरी यामोत्तर और दक्षिणी यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं, ठीक है। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो, माध्यम के अपवर्तनांक से समझने का मतलब यह है कि उस माध्यम में जिस मतलब कि जिस माध्यम की बात कर रहे हैं उस माध्यम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, मतलब कि किस प्रकार से वो डिपेंड करता है। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है c अपन v। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और n क्या है, मीडियम ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, ठीक है। अब बात ये आती है कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो, यानी इसका मतलब ये तो कर रहे हो ना कि आप ये बताने का प्रयास कर रहे हो कि जो लाइट हम पास कर रहे हैं किसी मीडियम में
उस मीडियम में वो लाइट जो है वो हमारे इनिशियल, मतलब इनिशियल कह लो या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि वह लाइट जो मतलब उस लाइट की वेलोसिटी जो वैक्यूम में है या एयर में है उससे वो कितनी गुना तेज है या कितनी गुना स्लो है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अब अगली बात आती है तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र वह वेव, मतलब वेव फ्रंट का मतलब क्या है। तरंगाग्र जब किसी भी सरफेस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। जब किसी भी सरफेस पर या पृष्ठ पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तो उस कंडीशन में उस सरफेस को ही हम वेव फ्रंट या तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको इतनी। और ये कुछ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन थे। अब इसके आगे फिर भी कुछ और भी क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप लोगों को इसके पहले भी हमने बताया था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के बारे में, तो यहाँ पे उसका इंग्लिश वर्जन है, मतलब इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर ये होगा C/NAB। ठीक है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि आदर्श एमीटर है यानी धारा किसी प्रकार से प्रतिबाधित नहीं होगी, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, शून्य होगी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगली बात करें चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग आगे बात करें तो लेंज का नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। प्रेरण प्रतिघात, हाँ प्रेरण प्रतिघात आपको पहले बता दें, इसके पहले भी हम लोगों ने इसके पहले बात किया है कि एक्सएल इज इक्वल टू जो होता है ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। और आपको ये बता दें कि ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है, या ये ओमेगा जो होता है वो 2 पाई/n के बराबर होता है, और n इज इक्वल टू 1/f होता है। तो उस कंडीशन में वैल्यू पुटअप करोगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर दो, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगली बात करते हैं विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है हमारे पास कैपिटल ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आगे ई इक्वल टू क्या होता है, F/Q। एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का न्यूटन होता है, और क्यू क्या है, कूलाम है, तो न्यूटन पर कूलाम, यानी क्यू जो है चार्ज है। तो ई इक्वल टू N/C, यानी बी आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब इसी के आगे थोड़ा सा आगे बात कर ले। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवेदन क्षमता क्या होती है, 1+D/F होती है। ठीक है, इसी के आगे बात करें संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 होती है। ठीक है, और म्यू जी इज इक्वल टू 3/2 एंड म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3, देन डब्ल्यू म्यू जी का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डब्ल्यू म्यू जी बराबर क्या होता है, तो बराबर ये हो जाता है जैसा कि आप लोगों ने देखा है 1 n2 इज इक्वल टू n2/n1। उसी तरीके से इसे लिख सकते हैं म्यू जी अपन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू जी की वैल्यू कितनी है, म्यू जी की वैल्यू दी हुई है 3/2, और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 4/3। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बीच वाला बीच में, जहाँ बनेगा क्या 9/8। यानी आप ये आंसर देख सकते हो, आंसर नंबर डी ये सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, 8/9। क्वेश्चन भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। यदि म्यू जी इक्वल टू 3/2 एंड म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3, तब डब्ल्यू म्यू जी क्या होगा, मतलब डब्ल्यू म्यू जी का मान कितना होगा। तो डब्ल्यू म्यू जी का मान जो होगा वो 8/9 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर देखें तो बात करते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, और उसमें हम आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर सी सही है। ठीक है, अब यदि आपको पेपर कहीं से मिल जाए तो उसमें आप मैच कराइएगा। जो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन A/2, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इस फार्मूले से हम किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है। अब निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर डी आंसर आपको सही लग रहा है, मतलब सही है। ठीक है, अब बाकी सब 16, 17 एंड 18 है जो गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का कार्यफलन है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सोडियम का कार्यफलन जो होता है, यदि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे, कौन से चैप्टर की बात करें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि जो हमारे चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें बहुत ही अच्छा चैप्टर है, यानी कि जैसे ही लाइट खत्म होता है, लाइट के बाद वाला चैप्टर है। ठीक है, उसमें यदि आप ने देखा होगा तो उस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि प्रकाश का जो मतलब कि सोडियम का जो कार्यफलन होता है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वह सोडियम के ही कार्यफलन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, या कौन सा आंसर टिक करेंगे। तो देखो भाई, यहाँ जहां माना जाता है ना, मतलब कि यदि आपके पास कोई आंसर है, वह आंसर सेम टू सेम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर मैच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा आंसर है उस आंसर के नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही और सटीक आंसर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो 2.55 जो होगा वो हमारा आंसर मान्य
होगा, यानी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको ही माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं? तो देखो भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहली चीज एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के इक्वल होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो एटॉमिक वेट को किस रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक वेट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल जेड है। तो आप यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल लो तो इसको इस साइड भेज दो इक्वल के, इक्वल के साइड भेजोगे तो एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू एन, यानी एन जो होगा वो ए माइनस जेड के बराबर होगा, जिसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग कि इसका आंसर लगाया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडल N? तो इसके लिए आंसर है N प्रोपोर्शनल टू BH। ठीक है, ये आंसर आपका सफिशिएंट है, मतलब कि परफेक्ट है। ठीक है, अब अगली बात करें, निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? तो टेंजेंट नियम के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो टेंजेंट नियम के अकॉर्डिंग जो होता है, देखो भाई सबसे पहली चीज तो B इज इक्वल टू जो होता है, यानी कि B इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, ये फार्मूला होता है रूट के अंदर, यानी B इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम B इक्वल टू टेंजेंट फार्मूला निकाले तो उस कंडीशन में ये आंसर सही आता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे ये वेरी भी करता है, तो उस कंडीशन में B इज इक्वल टू BH अपन tan थीटा इंटू tan थीटा, ये आंसर सही होगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है तो म्यू अपन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर होता है, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू आर जो होता है वो म्यू अपन म्यू नॉट के बराबर होता है, तो यानी ए नंबर सही है। अब आगे बात करें कैपेसिटर, जैसा कि आप लोगों को ये हमने पहले भी बताया, ये वहाँ का मिस क्वेश्चन है। तो म्यू 1 म्यू 2 के बराबर होता है, 1 म्यू 2 यानी जैसा कि 1 एन टू बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो N2 अपन N1 के बराबर होता है। तो N2 की वैल्यू जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 म्यू 2 तो जो होगा वो म्यू 2 अपन म्यू 1 के बराबर होगा, म्यू 2 अपन म्यू 1 के बराबर होगा। तो म्यू 2 कहाँ पे है? तो म्यू 2 अपन म्यू 1, ये फर्स्ट वाला आंसर सही दिख रहा है। ठीक है, म्यू 2 अपन म्यू 1। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा होता है। ठीक है, और अगली बात करें, खगोलीय दूरदर्शी की आवेदन क्षमता F/F होती है। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, निर्वात का परावर्तनांक कितना होता है? निर्वात का परावर्तनांक जो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 ये होता है, जो कि इसके पहले भी हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य की बात करें तो परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है उसे आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिख जाएगा कि कितना होता है। अब सबसे पहली चीज की वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, जैसे आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप वाटर निकालो तो वो 81 के समथिंग आता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वाटर का वो 81 आता है। वायु के लिए बात करें तो वह नियर अबाउट 3 के आसपास होता है, तो उस कंडीशन में ये आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, आइंस्टीन समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और दशमिक संख्या 8 10 की द्विधारी संख्या होगी। तो सिंपल सी बात है, आप इसे द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो 8 है उसको 2 से डिवाइड करिए, तो पहली कंडीशन में पूरा पूरा डिवीजन जाएगा, आप 0 लिखोगे, उसके बाद 4 बचेगा, फिर यानी कि आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में पूरा पूरा डिवीजन जाएगा 0, फिर पूरा पूरा जाएगा, फिर 0, फिर 2 से पूरा पूरा जाएगा तो 1, यानी आंसर आ जाएगा 1 0 0 0, यहाँ बेस में 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी 1 0 0 0, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आंसर अभी हम लोगों ने निकाल के दिखाया 8/9, ये आंसर होगा। कांच के लिए क्रांति कोण होता है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? क्योंकि क्रांति कोण निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? N इज इक्वल टू 1/sin c। ठीक है, अब 1/sin c हमारे पास फार्मूला है, तो उस कंडीशन में अब n का क्रांति कोण देखो भाई, जिसको याद है वो सीधे सीधे लिखो कि 42 डिग्री होता है, कांच का क्रांति कोण 42 डिग्री होता है सीधे सीधे। ठीक है, यदि याद नहीं है तो उस कंडीशन में निकालो, कैसे निकालोगे? n इज इक्वल टू 1/sin c, जहां पर कि sin c इज इक्वल टू, क्योंकि क्रांति कोण आपसे पूछा गया है तो c की वैल्यू निकालनी होगी, तो sin c इज इक्वल टू 1/n या c इज इक्वल टू साइन इनवर्स n। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। ठीक है, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, जो आंसर आए उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति जो होती है
वह ए और बी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। ठीक है, यदि कांच के एक लेंस के म्यू द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास म्यू इक्वल टू 3/2 in air is fa and in water mu equal to 4/3 is fu, then क्वेश्चन आप पहले ध्यान से देख लो क्योंकि पूरा क्लियर नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि बहुत ही अधूरा सा दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा क्लियर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य लैम्डा के लिए सही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज की तीव्रता लैम्डा और तीव्रता में क्या संबंध है, तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4 होता है। ठीक है, ये आंसर सही है, आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। अब अगली बात करें किसी चालक की धारिता C इक्वल टू जैसा कि आपको अभी पहले बताया V इक्वल टू Q/C। ठीक है, V इक्वल जैसा कि अभी इसके पहले वाला ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, उस ऑप्शनल क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला बताया था कि जो C होता है वह V जो होता है वो Q/C के बराबर होता है, या जो C होता है वो Q/V के बराबर होता है। तो हमें C बराबर निकालना है, तो C बराबर जो निकालेंगे वो Q/V, यानी ये आंसर सही होगा। ठीक है, आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा E इक्वल टू 1/2 CV² होती है। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन सही है। यदि समान धारिता C1 के अंश संधारित समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो तुल्य धारिता जो होगी वह C इक्वल टू N/C1 होगी, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, अच्छी और निरक्षी। छोटे चुंबक के लिए अच्छी और निरक्षी दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, यदि छोटा चुंबक है तो मतलब क्योंकि उसमें फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के कोई बहुत ही विशेष इफेक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का जो व्यंजक होता है वो T इक्वल टू 2 m ये होता है, यानी T इक्वल टू 2 रूट में 1/mbh। ठीक है, यहीं पर इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। उसके बाद 3 नंबर के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि ये प्रूव्ड ही करना है पूरा का पूरा, ट्रांसफार्मर की बनावट क्रिया और उसके उपयोग समझाइए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, मतलब कि देखो जनरली क्या होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 ये फार्मूला आता है, लेकिन जब F के लिए बात करें तो P इक्वल टू 1/F होता है, तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। लेकिन हमें ये प्रूव करना है, ऐसे ही नहीं लिख देना है कि बस इतना होता है। ठीक है, इतना नहीं लिखना है, इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, व्यतिकरण प्रिज्म की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस और गॉस के प्रमेय को लिखिए और प्रमाणित कीजिए। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस, और आप ये सभी देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पेज रहा जो कि बहुत ही गंदा, मतलब कि बहुत ही डॉटेड दिख रहा है। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा और हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसी वाणी के साथ अपने इसी क्वेश्चन के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और